एक हम लोगों के साथ एसएस वरुण साहब है, बहुत बौद्धिक आदमी है, जो लिटरेट और एजुकेटेड बता रही थी, वो एजुकेटेड है तो, और ट्रेनिंग भी देते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलता है। एसएस वरुण साहब। यस सर। यस सर। अब प्लीज बोलिए। देखिए, आदि आबादी ने आपको अनुमति दी है। धन्यवाद, पहले तो आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आदि आबादी का। प्लीज बोलिए। सर मैं बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूँ और बड़े बौद्धिक जगत ने पूरे सिस्टम को झकझोर देने की बात कही है, और इसमें मिलीजुली बातें जो जोड़ी गई हैं, एक तो ऐसी कि जो जो नारा या नैरेटिव कहिए चल रहा है भारत माता, तो भारत माता जैसी कोई चीज हो नहीं सकती। यदि भारत माता है तो फिर पिता कहाँ से लाएंगे। दूसरी बात, एक और मैडम के ही जो वक्तव्य में से निकल के आई है कि जो वास्तव में अभी इनका उद्देश्य 2023 में ये बिल तो पारित हो गया था, राहुल गांधी जी ने सदन में बोल भी दिया था कि बिल तो हमने महिलाओं के आरक्षण की बात तो कर दी थी। इनका उद्देश्य महिला बिल को पारित कराना नहीं था, इनका मकसद था कि एक सुंदर तरीके से रणनीति बना करके रास्ते से निकल जाना, और इसका मकसद ये था कि ये राहुल गांधी के ही नहीं, पूरी जितनी भी संवैधानिक व्यवस्था के पालक जितने भी थे, मानने वाले लोग थे, उन सबने इसका विरोध किया है, तब ये स्थिति बनी है। तो ऐसी स्थिति में ये सबका धन्यवाद है, बिल पारित हुआ है। अब आने वाले समय में इनके दिमाग में जो गणना जो चल रही थी, मेरे हिसाब से ये थी, क्योंकि इनके परिवारों में जो डोमिनेंट क्लास हैं, बहुत फ्यूडलिज्म जहां पर है, हाई कास्ट है, सुपर कास्ट है, उनके घरों में तो प्रणब मूवी पहले से ही तैयार है कि उनकी महिलाएं आ जाएंगी। यानी दो तरह का रिजर्वेशन लेंगे वो, यानी पहले से वो महिलाओं को ट्रेंड किए हुए हैं, और प्लस 33% का जो रिजर्वेशन होगा, तो उनके उद्देश्य ये था कि वो हमारे घरों की महिलाओं को ही हम 33% में और ले आएंगे। तो यानी उनके परिवार के खुद भी होंगे शामिल और महिलाएं भी होंगी। महिलाओं की जो समस्या जो आती है, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए ये आती है कि जहां महिलाएं परिवार में शादीशुदा होती हैं, उन शादीशुदा महिलाओं के लिए दो चीज बड़ी आड़े आती हैं, एक तो लॉज और एक इन लॉज। वही प्रोफेसर साहब बता रही थी, अच्छी बात बताई थी जी। लॉज लॉज मीन्स कानून आड़े आता है उनके हक अधिकारों को रोकने में कभी कभी, और कानून बनाए जाते हैं, ये मैनिपुलेटिव लॉज हैं। और दूसरा उनके फैमिली में इन लॉज, जब जब भी जहां जहां भी शादीशुदा महिला होती हैं, तो इन लॉज जहां आड़े आते हैं, इन लॉज वही है पैट्रियार्की की जो बात की जा रही थी कि भाई ठीक है, प्रतीक के रूप में महिला तो बनेगी, लेकिन उनको वो आजादी नहीं दी जाएगी उस स्थान के कि वो सुबह तैयार होकर के अपनी मन स्थिति के अनुसार सदन में जाए। ऐसा होता नहीं है। तो ये बहुत सारे इस तरह के जो बॉन्ड्स हैं महिलाओं को रोकने के लिए, ये अच्छा अवसर है। और आगे मैं इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी तैयारी इस दिशा में अभी से होनी चाहिए कि हमें ये ओबीसी, एससी, मार्जिनलाइज्ड, एक्चुअली वो रिजर्वेशन तो महिलाओं को, एससी महिलाओं को भी नहीं देना चाह रहे थे, उन्होंने शानदार तरीके से इसको बक्से में धो के रख दिया था, और चाबी अपने पास रखी, ये कह दिया कि चाबी खो गई है, चाबी को ऐसे बता करके। तो ये महसूस कर रहे थे कि भाई ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिए बिना हम बाहर निकल जाएंगे, ऐसा हो नहीं पाया, और उनके लिए ये बहुत विचित्र स्थिति बन गई, जिसमें कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उनसे जवाब देते नहीं बना है। तो ये स्थिति ऐसी आई है, देश की शिक्षा व्यवस्था का जो बर्बाद की जा रही है, आंकड़े सबके सामने हैं, 27,500 स्कूल तो यूपी में बंद कर दिए गए हैं। ये देखिए बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है कि एक जनरेशन गैप करके तीसरी जनरेशन पढ़ पाएगी, कि हमारा दुर्भाग्य क्यों हुआ, क्योंकि हमारे आने वाले समय में 2010 के बाद में 10-11 के बाद में देश में धीरे 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 एजुकेशन स्टेटस का डिटेरियोरेशन हुआ है, और शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है बड़े सोची समझी चाल के तहत। भाई तर्क के रूप में कह रहे हैं कि शिक्षा में हमारे स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो कौन जिम्मेदार है? आप मालिक हो इस मुल्क के, आपके पास में वर्कफोर्स नहीं थी, कौन मालिक हैं? आप हैं। भर्ती नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पास न तो निष्ठा है, और न आप चाल चरित्र की बात है, आपकी नीयत साफ नहीं है। यदि आपको भर्ती करनी है तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट होके रह जाता है। यदि किसी भी तरीके से आप कहीं ना कहीं से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आप उनको लेके आते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से, तो जब जब खुलासा हो जाता है, जब बड़े हमारा वर्ग जो मार्जिनलाइज्ड है, जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग है, जब उनको ये पता चल जाता है तो अपोज होता है। तो धीरे धीरे, यानी आपने तो हर तरीके से बैकडोर के रास्ते तैयार किए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाएंगे आप, तो आपने तैयार कर रखा है कि हम लेटरल एंट्री से बना देंगे,
तो अपने ऐसे तरीके, अभी ये कि यूपी पीसीएस जे का रिजल्ट आया है, आप देखिएगा उसमें टोटल ब्राह्मण और ठाकुर और उनका एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज हैं, उनके ही रेशो में सभी का सिलेक्शन हुआ है। तो ये व्यवस्था भी यहाँ पर मुझे सदन पे लेके जा रहे हैं। तो मेरा तो यही ज्यादा नहीं समझ लूंगा मैं कि वास्तव में इसमें प्रतिनिधित्व की बात है और इस तरह की जो देश की बौद्धिक जगत क्षमता है जो आप इकट्ठे कर रहे हैं, इन सबकी टीम को पूरा का पूरा इकट्ठा करके एक पूरा का एक बढ़िया एक फिजिकल कॉन्फ्रेंस कराई जानी चाहिए। अभी गूगल मीट के साथ साथ फिर अवसर निकाल करके हमें एक पूरा का पूरा 50% ये शर्त लगाई जाए कि जितनी एंट्री होगी उस कॉन्फ्रेंस में 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। यदि किसी सम्मेलन में 200 व्यक्ति हैं तो 100 महिलाएं होना अनिवार्य है। तो ये भागीदारी हमारे लिए बहुत जरूरी होगी। धन्यवाद, आपने समय दिया। और जय भीम, नमो बुद्धाय और सभी को आदाब। उनकी भीड़ मिलती है हम लोगों को जब बाबा जी लोगों के प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखती है। मतलब इट्स वेरी सॉरी सैड, मतलब सॉरी टू से, वहां भीड़ उनकी बहुत ज्यादा दिखती है। और क्योंकि रिलीजन, कस्टम, सोसाइटी, परिवार सब जो है वो महिला के शोल्डर पे ही चलाया जाता है। वहम भरम जितना भी है, तभी तो हम लिटरेट और एजुकेशन की वही तो बात कर रहे थे। तो आप अगर बाबा के संगत में कोई सिर्फ अनपढ़ औरतें नहीं जाती हैं, हाईली एजुकेटेड औरतें भी जाती हैं। जी जी, अभी देखने को हम लोग मिल रहा है। जी जी जी, तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं और किस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे भी लोग क्या क्या जाके कर रहे हैं और बाबा के चक्कर में उलझे हुए हैं। और मैं ना आपका आधा मिनट लूंगी। आपने बार बार ये क्वेश्चन हम सबसे किया है ओबीसी कोटा का ना, तो जैसे हम लीगल पर्सपेक्टिव देखते हैं इसका ओबीसी कोटा का। सरकार के पास बड़ा एक रीजनेबल टाइम था भी, आगे भी है, क्योंकि 29 से ये हमारा एक्ट जो है वो लागू होना था। ये हरियली किया गया ताकि ओबीसी कोटा वाला जो हमारा बार बार सवाल आता है वो इग्नोर किया जा सके। देखो, लीगल रीजनिंग इसके पीछे जरूर है, क्योंकि जब हम SC/ST कोटा की बात करते हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, प्रॉपर डिफाइंड है। ओबीसी कोटा यूजीसी ने जरूर बात कर दी, पोस्टों में हमें मिलना शुरू हो गया। बड़ी सारी स्टेट्स हैं, साउदर्न स्टेट ज्यादा है जो ज्यादा परसेंटेज ओबीसी कोटा दे रही हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी भी सेपरेट अमेंडमेंट डिजायर थी। तो उसको पहले टेकअप करके फिर आगे बिल को और एक्ट को टेकअप कर लेना चाहिए। तो ओबीसी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा हिच यही है। तो वो मेजॉरिटी 33% की बात करते हैं इंक्लूसिव ऑफ ओबीसी, क्योंकि वो ना इंक्लूड सारी बैकवर्ड क्लास इंक्लूसिव ऑफ SC/ST और अदर, सबके बीच में एक फ्रिक्शन जो है, कंफ्लिक्ट है, वो क्रिएट कर रही है। सो डिजायर्ड जो है टाइम बीइंग वो है ओबीसी कोटा को डिफाइंड करना इन ऑल पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिकली इन दिस रेजोल्यूशन इशू। और सब लास्ट बात मेरी ये है कि जब हम रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, मैं इसको इक्वल मान के चलती हूँ। जब सर इसकी हम बात करते हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, तो प्लीज इसको क्योंकि ये एक पॉलिटिकल, सोशल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है जिसकी नींव बड़ी पुरानी है और जर्नी जलते चलती जा रही है, पर हम किसी कंक्रीट सोल्यूशन पे नहीं पहुंच रहे। क्योंकि मेरा मानना है कि व्हेन इट कम्स टू गिविंग समथिंग, कोई भी राइट टू द वुमेन, इट इज गिवन विद वन एंड टेकन बैक विद अदर। एग्जांपल्स बड़ी हैं हमारे पास, डॉटर्स राइट इन प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस की बात कर लो, कोई एक्सेट्रा बड़ी सारी बातें हैं। तो ये ले दे के जब विमेन के काउंट कर लेते हैं ना, विमेन इटसेल्फ कास्ट है। हिना जी ने बड़ी बात करी कि वो तो इटसेल्फ कास्ट है, वो तो आगे उनकी अंडर प्रिविलेज्ड होने का एक व्यवस्था है कि कभी वो SC है, कभी ST है, कभी माइनॉरिटी है, कभी OBC है। डॉक्टर वशिष्ठ ने यही बात कही है। बिल्कुल। और हम लोग जो है तमाम सुनते आए हैं, पता नहीं कहाँ से ये सब चीजें लिखी हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। ये पढ़ाया तो जरूर जाता है, सुनाया भी जाता है कई मंचों से, लेकिन ये चीज देखने को इन रियल सेंस में मिलता नहीं है हम लोगों को। देवताओं का वास भी नहीं दिख रहा, बाबू का वास, आपने खुद तो कहा कि वो देवता तो है नहीं, दुवास भी खत्म हो गया क्योंकि सम्मान खत्म हो गया। ये पैदल चलने वाली चीजें थी, खत्म हो गई, खत्म हो गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। मैडम, सभी आप लोगों ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए और बेबाकी से अपनी बात रखी। अच्छी बात तो ये लगी हम लोगों को कि शिखा त्यागी मैडम का जो एक्सपीरियंस रहा है, जनरली कोई हिम्मत नहीं करता कि हम अपने पक्ष में महिला होने के बाद भी वो बात बोले। और इस समय बिल का जो चल रहा है पूरे देश में, एक उत्साह चल रहा है लोगों के बीच में, उसके बाद भी उन्होंने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर उसको हम लोग अगर देखते हैं
तो निश्चित रूप से वही अपेक्षा की जाती है एक महिला से, जो आपने तमाम कंडीशंस को बताया, परिस्थितियाँ बताई, लेकिन जो हम लोगों के भारत के संविधान में एसर्टिव और अफर्मेटिव एक्शन के लिए, वेलफेयर लॉज़ के लिए जो इक्वल और अनइक्वल की बात प्रोफेसर मैडम ने बताया है, उसको देखते हुए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, रिजर्वेशन प्लस रिप्रेजेंटेशन की बात आपने कही, इस तरह की सोच प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ में है, पूरी दुनिया में है, सभी मुल्कों में है, सभी के लिए है। जिसके 4 बच्चे हैं, 1 बच्चा हैंडिकैप्ड हो पाया किसी भी कारण से, तो उसको आपको स्पेशल प्रोटेक्शन देना होगा, सिविल सोसाइटी में यही रिक्वायरमेंट है। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान सरकारें, जिस तरीके से हक अधिकार देने के पक्ष में होनी चाहिए थी, वो उस तरीके से दे नहीं पा रही हैं, और एक सोसाइटी में एक डिवीज़न करा के एक बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि वोट देने का अधिकार इस मुल्क में भारत के संविधान से आया। मैडम त्यागी मैडम ने भी बताया कि 200 साल बाद अमेरिका और तमाम जगहों कई कंट्रीज में 100 साल 150 साल बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। यहाँ पर एक झटके में सभी लोगों को, वन शॉट में सभी लोगों को ये अधिकार मिला। उस वोट के अधिकार को दिलाने के पक्ष में नहीं थे जो वर्तमान में विचारधारा के लोग, ज़्यादातर प्रभावित लोग हैं जो रूलिंग पार्टी के हैं, वो नहीं चाहते, उस विचारधारा नहीं चाहती थी, क्योंकि वो पुरुष और नारी में भेद रखते थे, वो भेदभाव रखते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो नहीं चाहते थे। और स्त्री का जो लेबर है, वो केवल सेवा के फॉर्म में हो, तहाँ वहाँ तक तो वो उनके लिए ठीक रहता था, लेकिन उसके आगे अगर वो हक अधिकार की बात करती है, जैसा बार-बार प्रोफ़ेसर साहब ने बताया कि शोल्डर्स पे सारी चीज़ों को ढोना और तमाम चीज़ें हैं। अभी भी बहुत कुछ रह गया है शेष करना, लेकिन अगर भारत के संवैधानिक मूल्यों को अगर हम लोग आगे ले आते हैं, तो निश्चित रूप से उस बराबरी के सिद्धांत को हम लोगों को ले आना पड़ेगा, और पुरुष समाज जो महिलाओं के लिए, इस जेंडर के लिए जो अन्याय अत्याचार ऐतिहासिक रूप से जो अन्याय और अत्याचार किया है, उनको इस जेंडर से माफ़ी भी माँगनी चाहिए कि उन लोगों के साथ जो ज़ुल्म ज़्यादती हो पाए हैं, कई ज़िंदगियाँ चली गईं, कई जनरेशन्स चले गए। भारत के संविधान आने के बाद भी वो रूरल सेक्टर हो, चाहे अर्बन सेक्टर हो, चाहे ऑफ़िस हो, तमाम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आते हैं, तमाम कानून बनते हैं। 2005 में प्रॉपर्टी एक्ट और तमाम तरह के एक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उसकी एक अस्मिता को लेके तमाम चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से वायलेंस हो रहा है और जिस तरीके से एक एट्रोसिटी रखी जा रही है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखने पे लगता है कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। और जो विक्टिम समाज है, उसमें एससी-एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, फीमेल्स को भी हम लोग रखते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों के यहाँ जो गवर्न होता है, वो कई किताबों से गवर्न होता है, भारत के संविधान की किताब से कम होता है, पीछे की कई किताबें जो चली आ रही हैं, व्यवस्थाओं से होता है, मेरा ऐसा मानना है। जिसकी वजह से ये सोशल डिजीजेस फैली हुई हैं, और कहीं न कहीं से उनके हक अधिकार को कर्टेल करता है वो। और भारत का संविधान तो सभी लोगों को समान अधिकार देता है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में लोग वो नहीं तैयार हैं उसको उस रूप में देने के लिए, जो कि संविधान आपको देता है। और जो लोग उस समाज के जाते हैं, बहुत दुःख के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रहा है कि जो आज लेडीज़ जो वहाँ पे थीं और महिला बिल के समर्थन में वो लोग खड़ी थीं, वो उन लोगों को ये बात समझना चाहिए कि वो कल नहीं रहेंगी, और आने वाले समय में जब प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला आएगी, आपके 18th लोकसभा में 13% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे सभी कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। कई लोग उसमें प्रिविलेज्ड क्लास के महिलाएँ होंगी, क्योंकि सभी की हैसियत नहीं है, पोज़ीशंस नहीं है, प्रिविलेज्ड क्लास से नहीं है, उस डोमिनेंट क्लास से नहीं है, एक व्यवस्था में नहीं है कि वो जाके वहाँ पार्लियामेंट में हक अधिकार की बात करें अपने जेंडर के लिए। जो हम लोगों की मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल हिस्ट्री चल रही है आज की तारीख में, एक तरह से डिपार्चर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन संविधान को मानने वाले लोगों ने आज ये साबित किया है कि अगर लोकतंत्र में अगर सही दिशा में या पॉजिटिव असर्प्शन के साथ अगर अपनी बात रखी जाए, अपना मत रखा जाए, तो ऐसे काले कानून नहीं बन सकते हैं। मेरा ऐसा विचार है, कोई हो सकता है कि असहमत हो, क्योंकि हम लोग अपने घरों से वो चीज़ देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो शिक्षा ले पाए हम लोग, थोड़ा बहुत जो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इस देश में डॉग्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कितनी बहस हुई, 12 दिन 15 दिन बहस होती है इस देश में डॉग्स के लिए, और इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी के लिए बेंचेस नहीं बन पाती, तमाम लिटिगेशंस पेंडिंग हैं, तमाम अभी लॉ हम लोगों के बनने हैं, तमाम जागरूकता आनी है।
अभी तो ये एक आबादी को बहुत थोड़ी आवाज मिली है कि जैसे हम लोग मंचों पे बात कर पा रहे हैं या सोशल एंगल पे देख पा रहे हैं, तो वो भी आप लोगों ने भी जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हैं, वो निश्चित रूप से कई विपरीत परिस्थितियों को से यहाँ तक का सफर तय किया होगा, मेरा ऐसा मानना है। और डे टू डे लाइफ में फेस कर रही होंगी, लेकिन भारत का संविधान सभी लोगों को प्रॉपर सम्मान देता है और हम लोगों ने चूँकि भारत की प्रस्तावना भी शुरुआती दौर में पढ़ी है, तो उनको मूल्यों को स्थापित करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। आप सभी लोगों का आभार, बहुत आप लोगों ने अपने अच्छे विचार दिए हैं। इसको हम लोग पीडीए गूगल मीट के नाम से मैं इसको चलाता हूँ। प्रत्येक शनिवार को 4 से साढ़े 5 बजे तक हम लोग रखते हैं। आप लोग अक्रॉस द स्टेट आए, जो लोग स्पीकर्स थे उनको और जो लोग पार्टिसिपेंट्स थे, जो लोग सुने हैं, देखे हैं, उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। जी, जी, थैंक यू सो मच।